हेलो गाइज, मैं रतन सर। वेलकम है आपको मेरे रतन सर ग्रामर चैनल में। आपको मैं आसान भाषा में ग्रामर के सारे टॉपिक समझाने की कोशिश करने के लिए ये वीडियो बनाया करता हूँ। और मेरा दावा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस कमेंट का जवाब देके आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं टॉपिक, वो केस का जो बचा हुआ पोर्शन है वो है। और केस में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी किताब में नहीं बताई गई हैं और ना ही कोई टीचर बता पाते हैं। तो उस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। लगभग अंत के करीब में इस वीडियो में एक जानकारी आने वाली है जो है अपना या अपनी या अपने की अंग्रेजी किसी किताब में नहीं है, टीचर्स भी नहीं बताते हैं या अधूरी बताते हैं जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 नंबर, चौथा नंबर का जो केस होता है वो होता है वोकेटिव केस। इसको कहते हैं संबोधन कारक। हिंदी में जो संबोधन कारक होता है वही वोकेटिव केस होता है। तो जिस नाउन या प्रनाउन के द्वारा संबोधित किया जाता है वह नाउन या प्रनाउन वोकेटिव केस में रहता है। वोकेटिव केस में ज्यादातर नाउन्स का प्रयोग होता है। थोड़ा एक ही प्रनाउन है यू, जो किसी किसी सेंटेंस में यूज होता है एज ए वोकेटिव केस, बट बाकी जगह नाउन का ही प्रयोग होता है। और वैसे नाउन्स को आसानी से पहचाना भी जा सकता है ऐसे। किसी सेंटेंस के शुरू में आने पर इसके बाद बीच में आने पर इसके पहले बीच में आने पर इसकी दोनों ओर तथा अंत में आने पर इसके पहले कॉमा जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन यू आर लेट। यहां पे ये मोहन वोकेटिव केस में है, इसके बाद कॉमा आ रहा है और इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग इसका पता चलता है। फिर यू आर लेट मोहन, सो यू विल बी पनिश्ड। तुम लेट हो मोहन, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे मोहन वोकेटिव केस का नाउन है। इसी तरह से यू विल बी punished
मोहन। यहाँ वही मोहन इस सेंटेंस के लास्ट में है, उसके पहले कॉमा आ रहा है, इससे पता चलता है कि ये वोकेटिव केस का नाउन। इस तरह से हमने नाउन के चौथे प्रकार को जाना। इसकी आवश्यकता कभी कभी पड़ती है। एक प्रनाउन है, जैसे हैं लोग बोलते हैं कभी कभी हाउ डेयर यू, ये यहाँ पे यू वोकेटिव केस की तरह यूज किया गया है। कभी आदमी एंग्री होने पर ये सेंटेंस बोलते रहते हैं। तो इस तरह से हमने केस के चौथे प्रकार को देखा। अब इसके बाद जो बात इंपॉर्टेंट होती है वो होता है प्रनाउन का केस। तो अब चर्चा करेंगे प्रनाउन का किस केस में कैसा रूप होता है। प्रनाउंस के रूप अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में एक रेडीमेड चार्ट है प्रनाउन से रिलेटेड। उस चार्ट में आए हुए प्रनाउंस को देख करके हर प्रनाउंस के रूप को पहचाना जा सकता है। तो देखते हैं नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में अलग अलग रूप कैसे होते हैं ये इस चार्ट में देखेंगे। पॉजेसिव के दो भाग होते हैं, तो इसको हम ऐसे करके P1 और P2 करके बांट दे सकते हैं, समझने में आसानी होगी। P1 मीन्स पॉजेसिव का पहला भाग और P2 का माने पॉजेसिव का दूसरा भाग। तो जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, it, its, it, they, their, theirs, them, who, whose, whom। यही 7 पर्सनल प्रोनाउंस और एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन सारे प्रोनाउंस का रूप इस चार्ट को देख के समझा जा सकता है कि किस केस में कैसा होता है। तो इस केस में देखने के बाद एक चीज इंपॉर्टेंट बाहर आती है कि यू और इट नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में एक जैसे रूप में देखे जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ही, इट्स और हुज। ही, इट और हु का पॉजेसिव केस है और इस पॉजेसिव केस के दो भागों में से सिर्फ एक ही होता है। तो अगर किसी नाउन का एक ही है पॉजेसिव केस में, इसका मतलब यही इसका P1 है, यही इसका P2 है। तो अगर किसी सेंटेंस में आ रहा होगा हिज, तो हम कैसे पता करेंगे हमारा दिया हुआ हिज P1 है या P2 है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी का पॉजेसिव P1 और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हर है। अगर किसी सेंटेंस में आ रहा होगा हर, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि दिया हुआ हर हमारा P1 है या ऑब्जेक्टिव केस है।
अगर किसी सेंटेंस में यू अथवा इट आ रहा है तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा दिया हुआ यू अथवा इट नॉमिनेटिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है। इस चार्ट को जान लेने के बाद हमें उन सब बातों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए जानते हैं इन सब बातों को। तो अगर किसी सेंटेंस में यू या इट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो वह मतलब यू अथवा इट नॉमिनेटिव केस में रहता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में आने पर यह ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। एग्जाम्पल, यू लाइक इट। यू लाइक इट, यहां पे यू वर्ब है, हमने बताया था वर्ब की बाईं ओर आने वाला नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में रहता है। इस तरह से इस सेंटेंस में आया हुआ यू सब्जेक्ट है, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस में है। और ये इट ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की तरह आने के चलते। फिर इट सूट्स यू, यहां पे ये वर्ब की बाईं ओर आया मतलब इट सब्जेक्ट है, तो ये इट नॉमिनेटिव केस में है। और यू वर्ब की दाईं ओर है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इस तरह से बायां दायां करके हम नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस वाले नाउन प्रोनाउन को पहचानना प्रीवियस वीडियो में भी जाना था। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हिज अगर अकेले रहे, अकेले आ रहा हो तो वह P2 होता है। लेकिन इसके बाद मतलब हिज के बाद अगर कोई नाउन आ रहा हो तो वह P1 होता है। एग्जाम्पल, जैसे दिस इज हिज, दिस इज हिज, यह उसका है या यह उसकी है या यह उसके है। तो दिस इज हिज का माने यहाँ हिज के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, इस तरह से ये P2 हो गया। लेकिन यही अगर ऐसा कर दें, दिस इज हिज बुक, तो यहाँ पे बुक आ गया नाउन, इस तरह से हिज हो गया P1। ये हिज सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, जैसे हिज ब्रदर इज ए टीचर। यहां हिज के बाद ब्रदर नाउन आया तो यहां हिज हो गया P1। इस तरह से हमने देखा कि हिज कहीं भी आवे, अगर उसके बाद नाउन आवे तो वो P1 हो जाता है, नाउन नहीं आवे तो P2 हो जाता है। यही बात इट्स और हुज के बारे में भी लागू होती है। अब अगली बात है हर।
हर अगर, अगला पॉइंट, हर अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, लेकिन हर के बाद अगर कोई नाउन आ रहा हो तो वह P1 हो जाता है, मतलब पॉजेसिव केस का पहला भाग हो जाता है, हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच हर, यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब की दाईं ओर आया है हर, मतलब ऑब्जेक्ट है, इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर ऐसे कर दिया जाए, आई टीच हर चिल्ड्रन, यहां चिल्ड्रन नाउन आ गया, इसका मतलब ये पॉजेसिव केस का पहला भाग P1 हो गया। ये कहीं भी इस तरह की स्थिति आएगी तो यही बात होगी, जैसे हर फादर इज डेड, तो यहाँ पे फादर नाउन है जो हर के बाद आया है, इसका मतलब हर P1 हो गया। इस तरह से हमने देखा, ये एक बहुत ही पेच वाली चीज है कि किस प्रोनाउन को कैसे, किस रूप में देखने पर हम किस केस में मानेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत टेढ़ा भी होता है, किताब में इसके बारे में लगभग चुप हैं, इसलिए टीचर्स इसको बताते नहीं हैं, तो वो चलिए उसकी जानकारी लेते हैं। अपना या अपनी या अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट का P1 होता है। इस छोटे से सेंटेंस से यह पता चलता है कि अपना या अपनी या अपने की कोई एक अंग्रेजी नहीं होती, बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट की स्थितियों में अलग अलग इसकी अंग्रेजी होती है। ये हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम करता हूं या करती हूं, आई डू माई वर्क। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है और आई का P1 माई होता है, इसलिए अपना की अंग्रेजी माई हुई। वह अपना काम करता है, यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह, तो इसलिए यहां होगा ही डज हिज वर्क। ही का P1 हिज होता है, इस तरह से अपना की अंग्रेजी यहां हिज हुई है। अगर यही रहे वह अपना काम करती है, तो यहां सब्जेक्ट शी हो जाएगा और शी का P1 हर होता है, इस तरह से अपना की अंग्रेजी हर हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि अपना की अंग्रेजी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। अब अपना अपनी की अंग्रेजी एक और होती है। अपना या अपनी या अपने की अंग्रेजी OWN
इसका उच्चारण करने में गलतियां करते रहते हैं लोग, ओन बोलते रहते हैं, इसको ओन पढ़ते हैं। ओन भी होती है, लेकिन इसका प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता, बल्कि P1 के बाद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा अपना घर है। यहां भी वही अपना है जो पिछले सेंटेंसेस में आया था। तो दिस इज माई ओन हाउस, यहां अपना की अंग्रेजी ओन हो रही है। वह उसकी अपनी गाय है। दैट इज हिज या हर ओन काउ, यहां पे अपनी की अंग्रेजी ओन हुई है। ये उसके अपने खेत हैं। दीज आर हिज ओन फील्ड्स, यहां पर अपने की अंग्रेजी ओन हुई है। इस तरह से हमने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपना अपनी अपने की अंग्रेजी। तो इतनी अच्छी जानकारी इतने सिंपल तरीके से देने के लिए इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें, और इसी तरह की आसान और सिंपल जानकारी आपकी भाषा में आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी बात अगर टफ लगे तो कमेंट करके बतावें, मैं उसका आंसर बता दूंगा। और अब इस वीडियो को यहाँ अंत करता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।